नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अजेंद्र राजन शुक्ल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के नरसंहार की आतंकवादी घटना के बाद से पूरा देश स्तब्ध है, गुस्से में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के अपने दौरे के बीच में ही भारत लौट आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में हैं, रक्षा मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। पूरे देश में इस घटना को लेकर तनाव का माहौल है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि घटना के 24 घंटे हुए नहीं, उत्तर प्रदेश में सियासत ने अपने पैर धीरे धीरे पसारने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक एक्स पर पोस्ट चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है, जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भाजपा अब यह विज्ञापन हटवा भी देगी तो भी उसका यह पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपने सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। सत्ता के सिवा ये पार्टी किसी की सगी नहीं है। इसके साथ ही अखिलेश ने भाजपा पर और हमला किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर में सब मन मुताबिक किया है, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये केंद्र की नाकामी है, इंटेलिजेंस फेल्योर है। इसके साथ ही अखिलेश ने सुरक्षा बलों की संख्या, सुरक्षा उपकरणों के साथ अग्निवीर जैसी योजनाओं के मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। दरअसल चर्चा में छत्तीसगढ़ की एक पोस्ट है जिसे अखिलेश यादव के जवाबी हमले से जोड़ा जा रहा है। दरअसल पहलगाम की घटना के बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ के एक एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर की गई थी। इस पोस्ट में एक तस्वीर जिबलीफाई की गई जिसमें हमले के बाद अपने पति के शव के साथ बैठी महिला दिखाई दे रही है। तस्वीर में लिखा गया, धर्म पूछा, जाति नहीं। उधर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी बीजेपी सरकार को घेरे में लिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की सूचना हृदय विदारक है। भाजपा सरकार का जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा पूरी तरह से खोखला है। भाजपा के खोखले दावों ने मासूमों की जान ली है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। जनसत्ता दल के अध्यक्ष और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पहलगाम की घटना पर एक्स पर जो लिखा वो चर्चा के केंद्र में है। उन्होंने लिखा कि कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे काटे जा चुके हैं। जो जान बचाकर भागने में सफल रहे वे अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं। अब मैं अपने पर्यटक भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि जब हम अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घूमने ले जाते हैं तो न सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत भी करते हैं। हम अनजाने में ही सही, लेकिन अपने ही खिलाफ छिड़े जिहाद को अपनी ही जेब से फंड करते हैं। राजा भैया आगे लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। कोई प्रत्यक्ष तो कोई परोक्ष रूप से आतंक का समर्थन करता है और यहाँ के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसे में कश्मीर जाकर होटल, भोजन, खरीदारी करके उनके अल जिहाद को ही बल देते हैं। राजा भैया कहते हैं कि जिन पर्यटकों को उनके परिजनों के सामने बर्बर हत्या की गई है, उनकी पैंट उतरवाकर आतंकवादियों ने ये तय किया कि वो मोमिन हैं या काफिर। कलावा देख के और वस्त्र उतारकर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकवाद का मजहब होता है। उधर पहलगाम हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा रद्द हो गया है। दरअसल 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री कानपुर में जनसभा करने वाले थे। प्रधानमंत्री को यहां मेट्रो के नए बने स्टेशनों समेत 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना था। पीएम मोदी के कानपुर दौरे को सफल बनाने के लिए पार्टी संगठन के पदाधिकारी विशेष तैयारी में लगे हुए थे। यही नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने पिछले दिनों कानपुर पहुंचे थे। भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को पत्नी उषा और बच्चों के साथ ताजमहल का दीदार किया। सुबह वो जयपुर से आगरा पहुंचे। यहां हवाई अड्डे पर उनका स्वागत योगी आदित्यनाथ ने किया।
बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद शोक के चलते उनके स्वागत में आयोजित सांस्कृतिक आयोजन रद्द कर दिए गए। खबर कानपुर से है। पहलगाम में कानपुर के शुभम द्विवेदी को आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शुभम अपने घर का इकलौता चिराग था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी ऐशान्या ने अपने सुहाग को बचाने के लिए आतंकियों के हाथ जोड़े, लेकिन उसकी आंखों के सामने पति के सिर में गोली मार दी गई। वह बेहोश हो गई। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर स्थित ड्रीमलैंड अपार्टमेंट में शुभम द्विवेदी अपने परिवार के साथ रहते थे। चचेरे भाई सौरभ बताते हैं कि 3 पीढ़ियों से उनका परिवार सीमेंट का कारोबार कर रहा है। शुभम ने MBA की पढ़ाई की थी और पूरे कारोबार की जिम्मेदारी शुभम के ही कंधों पर थी। शुभम की शादी बीती 12 फरवरी को यशोदा नगर निवासी ऐशान्या से हुई थी। 15 अप्रैल को शुभम आखिरी बार ससुराल गया था। इसके बाद 17 से 23 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के टूर पर था। पूरा परिवार वहां एंजॉय कर रहा था। चचेरे भाई ने बताया कि शुभम की मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सभी का वायरल वीडियो देखकर दिल बैठ गया। शुभम के पिता और पूरे परिवार को इस समय श्रीनगर के एक होटल में पुलिस और सेना की सुरक्षा में रखा गया है। ताजा जानकारी ये है कि शुभम के पिता अब उसका शव लेकर कानपुर लौट रहे हैं, जिनके आज रात तक कानपुर पहुंच जाने की उम्मीद है। शुभम के पिता संजय द्विवेदी से फोन पर बात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुभम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह जनपद कानपुर पहुंचाया जाए। प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार शुभम के परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी है और उनकी हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। खबर नोएडा से है। यहाँ सड़कों पर स्टंट करने का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिनमें लोग सड़कों पर वाहनों के साथ खतरनाक स्टंट करते दिखते हैं। कोई तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहा है, कहीं कोई कार की बोनट पर बैठकर स्टंट कर रहा है। अब ई-रिक्शा से स्टंट का मामला सामने आया है। ये वीडियो नोएडा के सदरपुर गांव का बताया जा रहा है। यहाँ गांव के पास की सड़क पर एक साथ 3 ई-रिक्शा खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। 24 सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ये ई-रिक्शा चालक अपनी जान के साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो ट्रैफिक पुलिस एक्टिव हुई। उसने इन ई-रिक्शा पर 30,500 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या जुर्माना इस तरीके के स्टंटों को रोक पाएगा? चलते चलते संत कबीर नगर से एक प्रेरणादायक खबर। यूपीएससी 2024 में यूपी के संत कबीर नगर जिले के रहने वाले इकबाल अहमद ने भी जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में 998वीं रैंक हासिल की है। इस सफलता के पीछे इकबाल के संघर्ष की बड़ी कहानी है। दरअसल इकबाल नंदौर कस्बे के रहने वाले हैं। घर में वह 3 भाई और 1 बहन में सबसे छोटे हैं। इकबाल शुरू से ही पढ़ाई में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन साथ ही वो जीविका चलाने के लिए नौकरी भी कर रहे थे। इकबाल के पिता मकबूल अहमद अंसारी बताते हैं कि उन्होंने गरीबी और परेशानियों के दौर देखे हैं। 15 साल पहले वो नंदौर चौराहे के पास साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे। जब बच्चे बड़े हुए तो उनके बड़े बेटे सैयद अली ने होम पेंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू किया। इसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हुई और मकबूल अहमद ने साइकिल रिपेयरिंग का काम बंद कर घर के कामकाज में लग गए। इकबाल अहमद नंदौर के एक इंटर कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करके गोरखपुर चले गए। गोरखपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद इकबाल ने दिल्ली में तैयारी शुरू की। साथ ही वह श्रम विभाग में नौकरी भी उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन तैयारी का सफर लगातार जारी रखा। 2024 में यूपीएससी की परीक्षा में इकबाल अहमद शामिल हुए और अब रिजल्ट आने के बाद वो सेलेक्ट हो गए हैं। इकबाल अहमद की मां बताती हैं कि बड़ी मेहनत से हमने बेटे को पाला है, वो आज इस मकाम पर पहुंचा है। आपको बता दें, इकबाल अहमद के 3 बच्चे भी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार बिहार की 2 पार्टियां भी ताल ठोकने जा रही हैं। चिराग पासवान की एलजेपी के बाद अब नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी यूपी चुनाव में कूदने का मन बना लिया है। चर्चा है कि जेडीयू यूपी की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने इसके लिए यूपी में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी है।
जेडीयू के यूपी अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने 13 प्रदेश उपाध्यक्ष, 1 प्रदेश कोषाध्यक्ष, 19 प्रदेश महासचिव, 21 प्रदेश सचिव नियुक्त कर दिए हैं। अनूप सिंह पटेल ने बताया कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर वो तैयारियों में जुट गए हैं। संगठन को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। संगठन को मजबूत करके पूरे दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, जेडीयू इस बार पंचायत चुनाव में भी उतरेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अभी हम अकेले दम पर 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। गठबंधन को फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है। फिलहाल श्रावस्ती, बस्ती और बहराइच सहित कुछ जिले हैं जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं।